नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। जिस विषय पर हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं उसी पर आगे बढ़ते हुए, आपको मालूम होगा कुछ दिनों से हम लोग इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर प्लेट्यूज डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, आज उसी में हम थोड़ा आगे बढ़ करके डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट लेक्चर में मैं दंडकारण्य रीजन डिस्कस कर चुका था, आज उससे आगे की बारी है। होपफुली आपको ध्यान होगा कि अभी तक हम जिन प्लेट्यूज को पढ़ चुके हैं, जिन पठारों के बारे में जान चुके हैं, वो सब आपके याद होंगे। और मैंने कहा था कि इससे आगे चलकर हम फर्दर प्लेट्यूज डिस्कस करेंगे और प्लेट्यूज के साथ ही लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अन्य माउंटेन्स। माउंटेन्स से मतलब है, जैसे आपने हमारे साथ में हिमालय पढ़ लिया, लेकिन विंध्या पढ़ना है, सतपुड़ा पढ़ना है, अरावली पढ़ना है, वेस्टर्न घाट पढ़ना है, ईस्टर्न घाट पढ़ना है, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, गारो खासी जैंसी जयंतिया टाइप की पहाड़ियां, उनके बारे में भी हम आज के सेशन में जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने मैप में, जो इंडिया का मैप आप अपने सामने लेकर बैठे हुए हैं, फिजिकल मैप, उसे बहुत अच्छे से, मतलब ओपन आईज के साथ में उसे समझने का प्रयास करें, प्रॉपर तरीके से देखते रहें और आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है? हाँ जी, नरेंद्र पांडे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डेस्कटॉप ऐप के लिए। हाँ जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डेस्कटॉप का एप्लीकेशन हमारा आ चुका है और क्या बोलते हैं, जल्दी ही मतलब आप सबके पास में हम उसकी ऑफिशियल घोषणा कर देंगे। अभी ट्रायल में चल रहा है, कुछ लोगों ने शायद डाउनलोड भी कर लिया होगा, है ना? तो उस पर जो भी कमियां हैं वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लैपटॉप के लिए एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन ला चुके हैं। ठीक है? हाँ जी, मोहित, ललित, काजल, निशांत, जितेंद्र, देवेश, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़ें आगे। हाँ जी, चलें। एक बालक लिख रहा है सर, बहुत सारे क्लास की पीडीएफ नहीं आ रही। बेटा, एक ही पीडीएफ हमने 5 दिन तक पढ़ाई है, कम से कम ये तो देख लिया करो ना। खुद की एक बार पीडीएफ देखोगे, क्लास सुनोगे तो समझ जाओगे। सेम पीडीएफ को हम डाउनलोड बार बार नहीं कर सकते ना बेटा। ठीक है? अगर आप ऐसा चाहते हो तो हम अपनी टीम से आज ये कहेंगे, अगर उपस्थित हो तो सुन ले, कि सारे चैप्टर जितना हम पढ़ाते हैं उतना उतना काट काट के सब जगह डाल दे, ताकि इन जैसे लोगों की, जिनके पास में अपना थोड़ा भी विवेक नहीं है उपयोग करने के लिए, वो उसका उपयोग करके उन पेजेस को ही देख करके खुश हो जाए। और क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, एक साथ डाल दें तो मुसीबत, अलग अलग डालें तो मुसीबत। तो आज आपका इलाज कराएंगे। ठीक है? हाँ, आईफोन के लिए ऑलरेडी अतुल हमारे पास में एप्लीकेशन है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देवेश सिंगल लिख रहे हैं सर, मैं आपको लैपटॉप में देख रहा हूं। चलिए, हाँ जी, रितेश हो चुकी है। कमलेश, हाँ भाई, जिनका लैपटॉप में चल गया है वो एक बार थम्स अप कर दीजिए, है ना? क्योंकि असल मायने में क्या है ना, कि मतलब मैं अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि टेस्टिंग हम लोग भी कर रहे हैं, उसकी कोई कमी ना रह जाए, कोई दिक्कत ना रह जाए। जिनका विंडो ऐप चल रहा है, ठीक है? ओके, बिल्कुल कंप्यूटर में, हाँ बिल्कुल देख पाएंगे। हम लोग अभी कर रहे हैं उसी कोशिश को। आकांक्षा मुझे स्क्रीन कनेक्ट करके टीवी पे देख रही हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के अंदर और जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो हमने मेन प्लेट्यूज आपसे डिस्कस किए थे, उनमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दंडकारण्य प्लेट्यू में कल करा चुका था, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं छोटा नागपुर पठार की तरफ। तो देखिए, यहां पर स्थित है छोटा नागपुर का पठार, जो हमने कल भी आपसे डिस्कस किया था। दिस इज, ठीक है? अब छोटा नागपुर का पठार झारखंड और उसके निकटवर्ती राज्यों में स्थित है। देखिए, जहां तक बात हो छोटा नागपुर पठार की, तो इसकी एक विशेषता सबसे खास है, और वो विशेषता क्या है कि इसे दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तर का जो भाग है वो हजारीबाग अथवा कोडरमा का पठार कहलाता है, और जो इसका दक्षिण का भाग है वो रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है जिसे आप याद रख सकते हैं। 2 बातें अब तक आप लोग मेरे साथ में प्लेट्यूज पढ़ के सीख गए होंगे। जब भी प्लेट्यू की बात हो, आप क्या करिएगा,
आप वहां से बहने वाली नदियों के नाम याद रखिएगा, वो कौन से राज्य से कनेक्ट होता है ये याद रखिएगा, कौन से माइंस एंड मिनरल्स वहां से मिलते हैं ये याद रखिएगा। अगर ये 3 पॉइंट भी आप लोग अपने किसी प्लेटू के बारे में याद रखने योग्य रह गए तो आप समझ के चलिए कि वो किसी भी पेपर में पूछा जाए आप नंबर जरूर पाएंगे। ठीक है, ये इतनी सारी जो बातें हैं, हो सकता है आपको सारी बातें याद ना रह जाएं, कितना मीटर ऊंचा है, क्या है, कैसा है, लेकिन इतनी 3 बातें भी, कौन से राज्य में स्थित है, कौन से अयस्क पाए जाते हैं, माइंस एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, और कौन सी नदी, यदि 3 बातें भी आप लिख गए और 2 नंबर का सवाल है तो 1.5 नंबर आपको उसमें मिलेंगे RAS जैसे एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो इस पठार की औसत ऊंचाई 700 मीटर है तथा सबसे ऊंची चोटी किसकी, छोटा नागपुर श्रेणी की, वो पारसनाथ श्रेणी है। ठीक है, पारसनाथ श्रेणी आपको इस तरह से याद होनी चाहिए। कुछ दिनों पहले जैन मुनियों का भी एक आंदोलन चला था जिसमें कि जैन ऋषियों के लिए तीर्थ स्थान की बात हुई थी, अगर आप लोगों को याद आ रही हो तो। ठीक है, हाँ जी, धीरज बार बार लिख रहे हैं सर यूपीएससी का भी बैच आएगा क्या? बेटा अभी नहीं, पहले मेरा स्टेट पीसीएस का बैच सही से चलने लगे, क्योंकि मैं उसके लिए पूरी हिम्मत कर रहा हूं। किसी की फंडिंग वंडिंग तो है नहीं अपने पास, तो आप ही हमारी फंडिंग है और आप ही हमारा सहारा है। तो एक बार हमारा बैच पकड़ जाए, जिसको हम चाहते हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, एक बार वो काम करने लगे, फिर हम आगे के बारे में विचार करेंगे, है ना। चलिए, तो ऐसी स्थिति में हजारीबाग और कोडरमा दामोदर नदी के उत्तर में, तो देखिए इस पठार में लोह अयस्क और कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दामोदर, उत्तरी कोयल, बराबर, बोकारो, स्वर्णरेखा, शंख नदियां इस पठार से बहती हैं। और मेजर चीज क्या है, दामोदर नदी। हाँ जी, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी को इसी के कारण से रूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दामोदर नदी जहां से बहती है ना, चूंकि इन क्षेत्रों में हजारीबाग, रांची का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू, यहां कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाने के कारण इस नदी का पानी डार्क हो जाता है। आपको याद होगा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको फ्रांस और जर्मनी के केस में बताया था। वहां पर एक जगह रूर के नाम से, रूर में भी ऐसा की ऐसा हाल होता है, क्योंकि कोयले का खनन जब होता था तो नदी के अंदर पानी काला हो जाता था। एग्जैक्टली दामोदर नदी के साथ भी है। तो भारत की रूर घाटी, रूर एक नदी का नाम है ना, तो रूर घाटी के नाम से दामोदर नदी घाटी को जाना जाता है। घाटी मतलब जिस क्षेत्र में नदी बह रही है, दोनों तरफ वो चल रही है। ठीक है ना, ठीक है, आगे चलता हूं। आगे के साथ में यहां पर क्या है, कोयले, रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। अब देखो, स्वर्ण नदी अलग है, सोन नदी अलग है। स्वर्ण रेखा नदी जिससे लेकर के अपन ने दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र का वर्णन किया था, तो आप उससे समझ लीजिएगा कि पूर्व ऊपर की तरफ स्वर्ण रेखा से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक पूरा कौन सा हो गया, ईस्टर्न घाट का तटवर्तीय इलाका हो गया। ठीक है, इस तरह से तो ये स्वर्ण रेखा नदी हो गई। पश्चिमी भाग में लावा निर्मित पाट क्षेत्र है, जिसका सबसे ऊंचा हट नेतर हाट है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपको यहां पर दामोदर नदी दिखाई दे रही है। दामोदर नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। जो बिहार वाला साइड है, उत्तर की तरफ वाला भाग, वो हजारीबाग वाला क्षेत्र है, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, झारखंड वाला जो साइड है, वो रांची के पठार वाला साइड है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको यहां पर देखते हैं। तो देखिए ये रहा बिहार और ये रहा पूरा की पूरा झारखंड। असल में जब तक बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे तो बिहार माइंस के लिए जाना जाता था, लेकिन झारखंड जब अलग हुआ तो वो इनका छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, इसे पूरी तरह अपने साथ लेकर चला गया। तो विभाजन के बाद से अब जो भी माइंस एंड मिनरल्स हैं वो असल में झारखंड में चले गए। बिहार में जनता रह गई और झारखंड के अंदर माइंस एंड मिनरल्स चले गए। ठीक है, तो यहां पर जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, उस छोटा नागपुर प्लेट्यू का 2 विभाजन हमने किया। क्या क्या किया, हजारीबाग और कोडरमा, यानी इससे ऊपर का ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपको हजारीबाग और ये कोडरमा नामक 2 जिले दिखाई दे रहे होंगे। हजारीबाग और कोडरमा नाम से आपको 2 जिले यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये दामोदर नदी के उत्तरी हिस्से की तरफ स्थित नदी क्षेत्र हैं, और नीचे की तरफ रांची जो कैपिटल रीजन है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरा की पूरा जो आपको डार्क लाइंस में दिखाई दे रहा है, ये छोटा नागपुर क्षेत्र है, जिसे आप यहां पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। विंडो ऐप टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, सब कर देंगे। टाइम चेंज हो गया क्या,
बेटा टाइम चेंज नहीं हुआ है, जब मैं शाम को क्लास नहीं ले पाता, तो टाइम चेंज होगा तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। एक दो बार मैं इस पर करके देख रहा हूं, अगर यही समय सही बैठा तो मैं यही टाइम कर भी दूंगा। मैं मॉर्निंग के समय में भी सोच रहा हूं, मॉर्निंग में भी अर्ली इन द मॉर्निंग भी सेशन कर सकते हैं अपन, तो वो सोचेंगे। अभी चल रहा है, बहुत सारी चीजें ट्रांजिशन में है, क्योंकि जैसे ही अभी आरएएस की क्लासेस शुरू होंगी तो आरएएस की क्लासेस के लिए भी मुझे एक बैच खुद से पढ़ाना है उसके अंदर, तो जो खुद से पढ़ाना है तो उसमें भी टाइम देना होगा। इस वजह से एक बैच का एडजस्टमेंट किया जा रहा है, या तो आप वाले का या उस बैच का, देख लेंगे जो भी कंफर्टेबल होगा हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, मेघालय के पठार की अगर हम बात करें तो अब इससे आगे की तरफ चलते हैं। यह पठार छोटा नागपुर पठार का ही भाग माना जाता है। देखिए मैप पर अगर आप समझेंगे तो क्या पाएंगे ना, इधर देखिए, अपन इंडिया की तरफ चलते हैं पहले, इधर देखो, यहां पर आपने मैप में जिन जिन राज्यों को देखा, ये रहा बिहार, ये रहा झारखंड, नीचे रहा उड़ीसा, ठीक है, अच्छा, और ये साइड में रहा छत्तीसगढ़। तो ये क्षेत्र जहां पर झारखंड है, यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको दिखाई दे गया। छोटा नागपुर प्लेट्यू को एक प्रकार से यहां तक कंटिन्यू मान करके ले जाया गया मेघालय के अंदर। मतलब आप पूछेंगे तो क्या बांग्लादेश में भी प्लेट्यू है क्या? बिल्कुल हो सकता है, बांग्लादेश में कोई मना थोड़ी है। तो यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है उसे, यानी कि मेघालय के अंदर जो एक गारो, खासी, जैंतिया तीनों पहाड़ियां हैं, ये छोटा नागपुर का ही विस्तार मानी गई है, ठीक है। क्योंकि बीच में बांग्लादेश आ गया तो हम अपने साथ में उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, बस इतना सा अंतर है ना। यह मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होती हैं, यानी इनके बीच में मालदा जो पश्चिम बंगाल का एरिया है उसकी वजह से ये छोटा नागपुर पठार से सेपरेट हो जाती हैं। कैसे? तो देखिए, जब आप यहां चलते हैं तो ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में जगह कौन सी है? मालदा। तो यहां से इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मालदा रिफ्ट के कारण सेपरेट होता है, अदरवाइज ये छोटा नागपुर पठार ही कंटिन्यू माना जाता, ठीक है। इस पठार में, यानी मेघालय के पठार में क्या मिलता है? लोहे के अयस्क, यूरेनियम और कोयले के भंडार। लगभग वही सब कुछ जो छोटा नागपुर में मिल रहा है वैसा ही यहां पर मिल रहा है। यहां पर तीन छोटी छोटी पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां इसी पठार का हिस्सा हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार का हिस्सा पारसनाथ पहाड़ी है, ऐसे ही इस पठार का हिस्सा गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां हैं, ठीक है। अच्छा, खासी पहाड़ियों पर चेरापूंजी और मौसिन राम नामक स्थान पाए जाते हैं। तो तीन पहाड़ियां कौन सी हो गई? गारो, खासी, जैंतिया। ये देखिए, आप यहां पर देखेंगे, ये रही गारो, ये रही खासी, ये रही जैंतिया। खासी में ही क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मौसिन राम। देखिए, पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी, उसके बाद में अब कहां होने लगी है? मौसिन राम के अंदर होने लगी है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। देखिए, ये चेरापूंजी आपको दिखाई दे रहा है, मेघालय का प्लेटू ये रहा, इसी के बाद में इसकी जो राजधानी है चेरापूंजी, और यहां पर आपको शिलोंग दिखाई दे जाता है, ठीक है। मेघालय प्लेट्यू से दोनों तरफ, एक यहां पर अपने बांग्लादेश की तरफ या फिर ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ छोटी छोटी नदियां निकल करके पानी लेकर जा रही हैं। गारो, खासी, जैंतिया में जो खासी जो पहाड़ी है, इस खासी पहाड़ी पर मौसिन राम और चेरापूंजी, मैंने आपको पहले भी बताया था, बारिश होने का प्रमुख रीजन क्या है कि यहां पर जो वेस्टर्न घाट है, वो सॉरी माफी चाहेंगे, वेस्टर्न घाट नहीं, जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून अपने साथ पानी लेकर आता है और वो यहां आकर प्रॉपर तरीके से बारिश करता है। सर ऐसे तो साउथ वेस्ट मानसून सभी जगह जाता है, तो यहां कोई खास चीज है क्या? बिल्कुल यहां खास है। क्या खास है? यहां पर जो खासी पहाड़ियां हैं ये असल में अपने आप में एक फनल के आकार की, यानी कीप जैसी संरचना बनाती हैं। ठीक है, उस कीप जैसी संरचना। सौरभ बिल्कुल यूपीपीसीएस का भी लेकर आएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां से गारो, खासी, जैंतिया मैंने आपको बता दी, खासी जनजाति के बारे में मैंने आपको बता दिया, खासी के बारे में बता दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार से हमने मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है ये बता दिया। गारो पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक है, जो कि एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जब हम पढ़ेंगे तब नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ाए जाएंगे। ये बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, टाइगर रिजर्व कौन से हैं, किसी दिन एनवायरमेंट को एडिशनल रूप से हम ऐड करके पढ़ा देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, पता चले इसी के लिए मेरी टांग खींचना शुरू कर दिए। बोल रहा हूं कि अगर समय बचा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, नहीं तो किसी टीचर के थ्रू पढ़वा दूंगा। पता चले कि इसी का कल से झंडा होकर उठाकर खड़े हो गए, सर आपने कहा था, सर आपने कहा था। मैं एडिशनली बोल रहा हूं, पढ़ना आपको चाहिए। ये भारत के टाइगर रिजर्व, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, भारत के हॉट स्पॉट, ये सब चीजें आपको पढ़नी चाहिए,
ठीक है, लेकिन फिर भी एक दो क्लास अगर कभी फुर्सत मिली तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। शिलोंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ खासी हिल एंड द मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार छोटा नागपुर के अंदर पारसनाथ पहाड़ी थी, ऐसे ही गारो खासी जयंतिया मेघालय पहाड़ी का हिस्सा है, मेघालय मतलब पठार का हिस्सा है। उनमें से जो खासी है, खासी सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। खासी के ऊपर जो पीक है दैट इज शिलोंग पीक, शिलोंग जो कि वहां की कैपिटल है। खासी खास क्यों है? खासी खास इसलिए है क्योंकि यहां पर मौसिनराम और चेरापूंजी नामक दो जगह पाई जाती हैं, ठीक है। गारो खास क्यों है? गारो के अंदर क्या पाया जाता है? गारो के अंदर नौकरेक नामक ऊंची चोटी पाई जाती है। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहां पर विभिन्न प्रकार की बायोडाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ यार, एक तो है ना, आप लोग क्लास कम और क्वेश्चन आंसर जो फर्जी के हैं ना वो ज्यादा करते हैं। अब एक बालक पूछा सर लैपटॉप पे क्लास कब से शुरू होगी? शुरुआत में बोल चुका हूं कि भैया ट्रायल चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, मैं खुद अनाउंसमेंट कर दूंगा। ऑलरेडी आ चुका है, लिंक आ चुका है, कई बच्चे पढ़ भी रहे हैं उसके थ्रू, उसको यूज भी कर रहे हैं। अनाउंसमेंट नहीं किया क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। बाद में पता चला कि टेस्टिंग काम नहीं करी तो फिर आप मेरा खून पिएंगे, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं कि मैं अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं कि आई है कि नहीं आई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। मेघालय का पठार हो गया। मेघालय के पठार के बाद में कार्बी एंगलोंग। अच्छा याद करिए, अभी कुछ दिनों पूर्व भी हमने आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रूप में, जो आपको याद होगा, जो यहां पर अगर आप लोग जानते हैं तो बोडोलैंड की मांग करने वाले बोडो लोग, कार्बी एंगलोंग की मांग करने वाले, अभी कुछ दिनों पूर्व ही मैंने आसाम के अंदर कार्बी एंगलोंग वाला मामला डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो रहा हो। यहां पर आसाम के अंदर ये वो ऑटोनॉमस क्षेत्र हैं जो कि आसाम की पहाड़ियों में और मिकिर पहाड़ियों में स्थित हैं। इनमें क्या होता है? ये प्लेट्यू क्षेत्र, प्लेट्यू का मतलब सिंपल सा क्या है, अर्थ निकाल लिया ना, प्लेन से ऊंचा है। प्लेन कौन सा है आसाम में? प्लेनर एरिया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ। अगर आप आसाम जाएंगे तो आसाम असल में प्लेनर एरिया है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ है। वो दुनिया का जो सबसे बड़ा रिवर में आइलैंड स्थित है वो भी ब्रह्मपुत्र में है। कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिए उसका नाम क्या है, रिवर आइलैंड का, रिवर में स्थित आइलैंड का, है ना, जिस पर मतलब हिरण भी पाया जाता है। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये बेहद खास है। अब चूंकि ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो तुलनात्मक रूप से इससे ऊंचे हैं। पर्वत नहीं हो भाई, पर्वत यहां पर हिमालय की पहाड़ियों के बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो पर्वत से नीचा और मैदान से ऊंचा अगर कोई भूभाग है तो उसे प्लेट्यू कहा गया है। उस प्लेट्यू में यहां पर जो प्लेट्यू पाया जा रहा है उसका नाम कार्बी एंगलोंग है। बिल्कुल माजुली आइलैंड है, ठीक है। माजुली आइलैंड काफी फेमस हुआ। हाँ भाई, इस पर एक हिरण पाया जाता है, उसका नाम भी बता दीजिए। भाषण 4 तो बेटा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। माजुली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है, ठीक है, माजुली आइलैंड, और यहां पर अपने आसाम के अंदर ही स्थित है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। डांसिंग डियर पाया जाता है, उसका नाम बताइए क्या है, क्योंकि वही आसाम का राज्य पशु है। डांसिंग डियर, नाम बताइए। डांसिंग डियर का नाम होता है शंघाई, और यही आसाम का राज्य पशु है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। खैर, तो प्लेट्यू का मतलब समझ गए आप लोग। तो यहां पर ये जो चीज है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद में आगे चलते हैं, चलिए। हाँ जी, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, ये त्रिभुजाकार आकृति का है। इस पठार पर लावा की परत पाई जाती है जिसके कारण यहां पर काली मृदा का निर्माण होता है। हाँ भाई, अब ये लावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। याद क्यों रखना है ये मैं आपको याद दिला दूं। असल में दक्कन का पठार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, क्या कहते हैं उसको, एक चीज मैं यहां पे अपडेट करना चाहूंगा। मेरे दिमाग में एक डाउट आया, डांसिंग डियर मणिपुर का है,
और शंघाई हिरण जो है ना वो मणिपुर का है, इसका नहीं है डांसिंग डियर। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक सोचते सोचते, मैं पढ़ा तो ये रहा हूं, दिमाग में मेरे डांसिंग डियर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि डांसिंग डियर मणिपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, और उस लोकटक झील के अंदर जो फुमड़ीज पाई जाती हैं, क्योंकि भारत का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील के अंदर है, ये हम लोग पढ़ाया करते थे काफी ज्यादा, है ना। तो लोकटक झील के अंदर फुमड़ीज पाई जाती हैं, फुमड़ीज, और उन फुमड़ीज के ऊपर पाया जाता है शंघाई हिरण, है ना। तो माजुली से कंफ्यूज हो गया मैं, तो गलत सूचना आपके पास रहे तो उससे बेहतर है मणिपुर आप दिमाग में रखें। मणिपुर के अंदर लोकटक झील याद रखें, उसमें फुमड़ीज तैरते हुए खंड पाए जाते हैं, जिन पर जो हिरण पाया जाता है उसका नाम डांसिंग डियर शंघाई है, जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है, ठीक है ना। केबुल लेमजाओ नामक नेशनल पार्क है लोकटक झील के अंदर। इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते रुक इसलिए गया क्योंकि मेरा दिमाग में अचानक ध्यान आया, मैंने कहा यार वो तो फुमड़ी पर बैलेंस बनाने के चक्कर में डांस करता है ना, माजुली के ऊपर नहीं है भाई, है ना। तो करेक्ट कर लीजिएगा जो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट गई, इसीलिए मैंने आपको बता दिया दोबारा ठहर करके, क्योंकि अचानक रिकॉल हुआ। हाँ जी, प्रायद्वीपीय भारत में स्थित ये त्रिभुजाकार पठार है, दक्कन का पठार, इस पर लावा की परत पाई जाती है। देखिए क्या सीन है ना, अपन जब इंडिया को देखते हैं ढंग से तो आपको यह मालूम है कि हिमालय के निर्माण के लिए क्या कहा गया है हमसे, दो थ्योरी दी गई थी, कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी और दूसरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक में बताया गया कि गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से मिलता है तो हिमालय का निर्माण होता है, ये कौन सी थी, कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी थी। उसके अकॉर्डिंग गोंडवाना लैंड बहुत पुराना है, लेकिन इस गोंडवाना लैंड पर भी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र है, इस प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में गोंडवाना लैंड में पहले कभी लावा आया था। मतलब हमारा जो दक्षिण भारत है उसके बारे में ये परसेप्शन है कि इसके बीच में कभी दरार थी, उस दरार में से निकल करके जो दरारी उद्भेदन होता है, फिशर इरप्शन, किस चीज का, दरारी उद्भेदन लावा का, वो दक्कन के पठार पर हुआ था और उस वजह से लावा निकल करके पूरे क्षेत्र पर फैल गया था। ये किसका मानना है, बहुत सारे ज्योग्राफी को जानने वाले लोगों का मानना है। क्या मानना है कि ये जो दक्कन भारत का प्लेट्यू है, ये प्लेट्यू असल में पहले कभी लावा, अच्छा आपको हमने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है तो उसके अंदर ये पढ़ाया हुआ है कि जो ज्वालामुखी फटते हैं या तो वो मुंह से फटते हैं या फिर वो फिशर इरप्शन करते हैं। फिशर का मतलब कहीं बीच में दरार आई, वहां से मेंटल में से लावा निकल के आया और वो पठार पर पूरी तरह विस्तृत होकर फैल गया। तो यहां पर यह माना गया कि यहां पर भी विस्तृत रूप से पठार के रूप में फैल गया था और उसके फैलने से यहां पर पठार का निर्माण हुआ है। ये जो पठार है, चूंकि ये लावा से निर्मित पठार है, और ये याद रखिएगा दुनिया में अगर कोई भी प्लेट्यू पठार से बना हुआ है, उससे लावा से बना हुआ है, तो उसमें माइंस एंड मिनरल्स की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बोले ऐसे क्यों कहते हो आप? क्योंकि यह माना जाता है कि धरती के मेंटल से वो चीज आई है, तो मेंटल से आई है तो मेंटल में ऑलरेडी देखिए पृथ्वी की जो सरफेस है उस पर तो सिलिका और एल्यूमिनियम की बहुतायत है, लेकिन उसके नीचे सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और आयरन, निकल और आयरन, इनकी बहुतायत है। ऐसी स्थिति में जो मेंटल के इरप्शन से बाहर निकलकर चीजें आई हैं उनमें प्रचुर मात्रा के अंदर ये चीजें पाई जाएंगी। लावा जो कि पिघला हुआ पदार्थ है, जो बाहर आया होगा तब वो फैला है, तो फैलने से उसके इस पूरे क्षेत्र में जो लावा बनकर आया, उसके फैलने से इस पूरे क्षेत्र के अंदर काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ भाई? लावा बन गया तो लावा यहां पर बिछ गया, किस पर? दक्कन पठार पर लावा बिछ गया। अब लावा के ऊपर बारिश गिर रही है, बारिश गिर रही है, अब तो ठंडा हो गया ना, जाने कितने सैकड़ों सालों पहले की बात है, लाखों सालों पहले की बात है। तो ऐसी स्थिति में बारिश गिरने से वो लावा क्या हो रहा है, वो बारिश की वजह से इरोड हो रहा है, इरोजन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, और जब उसका अपर्दन हो रहा है तो अपर्दन से वो मिट्टी का निर्माण कर रहा है। इसलिए यहां पर मिलने वाली मिट्टी कैसी है?
काली मिट्टी है। याद रखिएगा जब हम पढ़ाएंगे, जैसे आपको मैंने याद दिलाया था लेटराइटिक सॉइल के बारे में। लेटराइटिक सॉइल याद आ रहा है? मैंने वेस्टर्न घाट में बताई थी, बहुत ज्यादा बारिश आने के कारण जहां काजू की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है ना, क्या नाम है उसका, चाय की खेती होती है। मैंने पढ़ाया था यहाँ पे वेस्टर्न घाट के बारे में आपको, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही लेटराइटिक सॉइल इस तरफ भी पाई जाती है, शेलोंग प्लेट्यू की तरफ। यहां पर भी चाय की बड़ी खेती होती है। मेघालय का जो प्लेट्यू है ना, यहाँ पे इधर भी लेटराइटिक मिट्टी बहुत पाई जाती है, क्योंकि जब बारिश बहुत होगी और गर्मी बहुत होगी वहां लेटराइट मृदा पाई जाएगी। ऐसे ही दक्कन के पठार के बारे में क्या कहा जाता है? दक्कन के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी किसके काम की होती है? काली मिट्टी काम के लिए होती है कपास के उत्पादन के लिए। कपास का उत्पादन ज्यादा क्यों होता है? कपास का उत्पादन ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए, देखिए क्या होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। कपास के उत्पादन का कंसेप्ट हल्का सा डिस्कस करते हैं। भाई काली मिट्टी, जैसे आपने अभी तक क्या समझा था कि जहां लेटराइटिक सॉइल है वहां जमीन में तो पानी बरसता रहना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, है ना। अपने देश की जो कृषि है, ये जो मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूं, एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया तो फिर आपके दिमाग में सारा एग्रीकल्चर पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा, सॉइल पैटर्न भी क्लियर हो जाएगा, सारी बातें। जैसे अभी तक आप 3-4 प्रकार की सॉइल जान चुके हैं, आपको पता भी नहीं है। सॉइल चैप्टर तो मैं यूं उड़ा दूंगा जब दिखाऊंगा कि ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका। जो लोग सोच रहे हैं ना सर ने इन चीजों में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, मैं असल में इस टाइम के माध्यम से बहुत सारी चीजें निपटा चुका हूं, आपको बस पता भी नहीं चल रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको एल्यूवियल सॉइल करा चुका हूं। अब आप पूछेंगे कब करा चुके? मैं नोट्स दूंगा, आपको अचानक पता चल जाएगा, हाँ सर ये तो हो गया। बोले कहां करा दिया? अरे भाई एल्यूवियल सॉइल का मतलब ही ये है कि जो मृदा नदी के साथ बहकर आए, नदी के साथ बहकर आई हुई मृदा में गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सब मैदान, सिंधु का मैदान, सब पंजाब का मैदान एल्यूवियल सॉइल का उदाहरण है। सबसे अधिक उर्वरता के लिए आप एल्यूवियल सॉइल को जानते हैं। धान की खेती होती है, धान का कटोरा एल्यूवियल सॉइल पर बना हुआ है। ये लीजिए, हो गया एक सॉइल का टाइप खत्म। दूसरी सॉइल लेटराइटिक सॉइल है, लेटर की तरह, ईंट की तरह जो होती हो, वो कहां है? वो आपके वेस्टर्न घाट में और शिलोंग प्लेट्यू में पढ़ा दी। बोले वो कैसे? हमने कहा विशेषता ये है लेटराइटिक सॉइल की कि देखिए असल में क्या है, मृदा का अपना एक संस्तर होता है, मृदा की लेयरिंग होती है। मृदा की लेयरिंग में जब पानी बार बार गिरता है ना तो लोहा चल के ऊपर आ जाता है और वो फेरस ऑक्साइड बनता है। जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे। जो फेरस ऑक्साइड है ना उसका कलर रेड है, इस वजह से मिट्टी लाल होती है। तो होता क्या है ना कि बारिश बहुत ज्यादा जहां होती है वहां पानी से नीचे से मिनरल्स ऊपर आने लग जाते हैं, तो उस वजह से वहां का मृदा का रंग लाल है। तो इसकी खेती के लिए, चाय की खेती के लिए क्या चाहिए? पानी गिरे तो खूब, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज पेड़ खराब हो जाएगा। यह कहां होता है? इन्हीं प्रकार के वेस्टर्न घाट में, शिलोंग प्लेट्यू में, जहां चाय की खेती होती है। तो जड़ों में पानी गिरे तो सही, रुके नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? ढलान युक्त जगह चाहिए होती है। सूरज की रोशनी अच्छी आनी चाहिए, पत्तियां गर्म रहनी चाहिए, ढलान होनी चाहिए। ये जो विशेषता है ना चाय उत्पादन के लिए, ये पहाड़ी इलाकों में मिलती है। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा चाय की खेती कभी खेत में नहीं की जाती, वो ढलान युक्त क्षेत्र में ही की जाती है। कंसेप्ट क्या है? पानी गिरे तो रुके नहीं। नंबर दूसरा, पत्तियां बिल्कुल गर्म हवा के संपर्क में रहें। केवल यही एकमात्र तरीका है। सेम ऐसे ही कपास के लिए भी एक विशेषता चाहिए होती है। कशाप कपास के लिए क्या विशेषता चाहिए साहब? कपास के लिए पानी जमीन में रुकना चाहिए। जैसे चाय के लिए क्या था? पानी रुकना नहीं चाहिए, तो लाल मृदा की खासियत हो गई लेटराइटिक सॉइल की। कपास की खेती के लिए क्या चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। और काली मिट्टी की खासियत क्या है? काली मिट्टी की खासियत यह है कि उसमें पानी को होल्ड करने की विशेषता होती है। होल्ड करने की विशेषता का मतलब क्या है? देखिए जब पानी गिरता है तो काली मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। असल में आपने कभी कुम्हारों को, ये जो पॉटर्स होते हैं, इन्हें बर्तन बनाते अगर देखा हो तो वो बर्तन कैसे बनाते हैं? काली मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। आपने अगर कोशिश किया हो जानने की कि आपके घर में रखी हुई जो मटकी, मटका जिसमें आप पानी रख के पीते हैं, वो है क्या? वो काली मिट्टी का बना हुआ साधन है। वो बोले सर वो कैसे बना? उसकी विशेषता ये है, वो काली मिट्टी आई कैसे वहां पर, तो उसकी विशेषता क्या है वो जान लीजिए। आपने कभी पॉटर को देखा है काम करते हो? ये व्यवहारिक चीजें हैं। देखिए ज्योग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना कि अगर किसी ने ढंग से ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसे सॉइल पैटर्न समझ में आ जाएगा, उसे इवन डेमोग्राफी समझ में आ जाएगी कि लोग ज्यादा कहां रहेंगे, उसे कल्चरल पैटर्न समझ में आ जाएंगे कि ये लोग ऐसा ही क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, आपने कभी अपने आसपास के क्षेत्रों में पॉटर्स को देखा हो तो वो क्या करते हैं? मिट्टी कहां से लाके आते हैं?
पौंड से लेके आते हैं। पौंड, आपके आसपास के क्षेत्रों में कोई ऐसी जगह होगी जहां खेत में जहां पर पानी भरता होगा, तालाब होगी, झील होगी, जहां पानी जाके एकत्रित होता होगा। पानी जब सूख जाता है तो पानी सूखने के बाद जो मिट्टी बचती है वो काली मिट्टी बचती है। देखा है कभी? अगर देखा हो तो थम्स अप करिएगा। काली मिट्टी, और कुम्हार उसी मिट्टी को लेकर आता है क्योंकि वो चिकनी मिट्टी होती है, और उसी चिकनी मिट्टी से क्या बनाया जाता है? आपके बर्तनों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इसको आपके इस केस में बात करूं, यहां तो पानी की वजह से नहीं, यहां तो पैदाइशी लावा था दक्कन पठार पे, तो लावा के कारण क्या हुआ? हां, ब्लैक सॉइल चिकनी भी होती है, अगर देखा है तो आपने, फिसलन ज्यादा होती है ना, उसी से बर्तन बनाए जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आप देखें तो जो काली मिट्टी यहां पर दक्कन पठार में पाई जाती है, इसकी खासियत क्या है? ये तो नेचुरली पैदा यहां पर काली हुई है, इसमें हल्का सा भी पानी डलता है ना तो ये चिकनी हो जाती है। चिकनी मिट्टी की खासियत क्या है? अब ये ज्यादा पानी नहीं चाहती। क्यों? तालाब में पानी कैसे रुका रहता है? खेत में पानी सूख जाता है, लेकिन तालाब का क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि वो तलहटी अपने आप से मजबूत हो जाती है, पानी नीचे उतर के जाता ही नहीं है। एग्जैक्टली काली मिट्टी के साथ भी यही है, ये तुरंत पानी को सोखते ही चिकनी हो जाती है। चिकनी क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके कण बहुत बारीक होते हैं। बहुत बारीक मिट्टी के कण पानी पाते ही बिल्कुल लिचपिसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। चिकने होते ही फिर क्या फायदा होता है? चिकने होते ही पानी परकोलेट होकर नीचे नहीं जाता, रिस करके नीचे नहीं जाता, और वो ऊपर ही रह जाता है। इसलिए कपास की खेती काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर की जाती है, पानी रिस कर नीचे नहीं जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कपास की खेती के लिए जड़ों में तो पानी चाहिए, लेकिन ऊपर बिल्कुल क्लियर आकाश चाहिए होता है। कपास की खेती करने के लिए बारिश नहीं चाहिए। बारिश नहीं चाहिए तो क्या होगा? तो ये जो दक्कन का पठार है, यहां पर वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड में मानसून जाता ही नहीं है। ये तो वैसे ही सूखा क्षेत्र है, ये तो वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है, रेन शैडो एरिया। रेन शैडो क्यों है? क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून वेस्टर्न घाट पर्वत के कारण इधर की तरफ ही रुक गया, इधर की तरफ गया ही नहीं, तो यहां रेन शैडो है, यहां पर रेन पहुंचती नहीं है। इसीलिए इसे सेमी एरिड के तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब अर्धशुष्क क्षेत्र के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो अब सोचकर देखिए मतलब कैसी चीज बनकर आई। इसलिए देश का जो अधिकांश कपास पैदा होता है वो आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में पैदा होता है। बोलो, पहले थम्स अप करके ये बताओ कि ये जानकारी समझ में आई कि नहीं आई। एक बालक बोल रहे हैं देखने में ऐसा लगता है कि पॉट रेड सॉइल से बनता है। बेटा, वो जब कुम्हार बना लेता है उसे फिर वो गर्म करने लेकर जाता है, और गर्म करके उसे तब तक तपाता है जब तक उसका रंग लाल नहीं हो जाता है। पॉटर की प्रक्रिया अगर बर्तन बनते हुए देखी हो तो वो मटका बनाने के बाद उसे फिर लेकर जाता है सेकने के लिए। ब्लैक क्यों होती है? क्योंकि जो लावा है उससे पिघलकर काली मिट्टी बनी है। अरे कुछ कंसेप्ट गए दिमाग में कि ऐसे ही चल रहा है सब? पकाया जाता है आग में तब जाकर रेड होता है। एक बालक बोल रहा है सर हिस्ट्री भी आप ही से पढ़नी है चाहे कितना भी वेट करना पड़े। हाँ हाँ, आप तो मुझसे इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग सब पढ़ाऊंगा, चिंता काहे कर रहे हो। मुझे कुछ उन विशिष्ट प्रकार के लोगों से अति स्नेह है जो पढ़ाई के टाइम पर भी फर्जी बातों में समय व्यतीत कर रहे होते हैं। एक बालक है सर इंडियन ज्योग्राफी कब खत्म होगा? मैं जिस दिन बोल दूंगा उस दिन खत्म। मैं अभी भी बोल सकता हूं खत्म। गजब क्रिएचर हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं होगा अगर तुमने सोच नहीं बदली। मेरे प्यारे प्राणी, ये कुछ लोगों की समस्याएं ये हैं, वो आपको पता है एक हिंदी भाषा के अंदर शब्द है, एक मैं माइंड सेट समझाता हूं आपको, इस माइंड सेट को दिमाग में बैठाइएगा। एक होता है परछिद्रान्वेषी, दूसरों में कमी ढूंढने वाला व्यक्ति, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें जीवन में ही कमी नजर आती है, और यह हमारी नेगेटिव अप्रोच का प्रमाण होती है। अब कुछ बालकों को सर ज्योग्राफी कब खत्म होगा,
अबे ढक्कन जहां इतनी शानदार बात चल रही है, कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, इतनी बड़ी बात को क्लियर कर दिया जा रहा है, वो तेरे लिए मायने नहीं रखती। ज्योग्राफी कब खत्म होगी? क्या पहाड़ पर चढ़ जाएगा फिर खत्म हो जाएगी? तो है गारो खासी जयंतिया की यात्रा पे जाएगा मूर्ख प्राणी। मुझे पता है ना ये सवाल इस समय पूछने का है या कब पूछने का है, ये तो सेंस की बात है ना भाई। मैं पूछ रहा हूं कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। आपको पता है सर इस समय कमेंट देखेंगे, ले डाल देते हैं। गजब प्राणी हो यार। एक बालक की परेशानी ये है सर पीडीएफ एक साथ क्यों डाल देते हो, अलग अलग डालो। एक बालक की परेशानी ये है सर अलग अलग नहीं एक साथ डालो। तुम लोग चाहते क्या हो? मतलब मैं तुम लोगों का कॉल सेंटर हूं या टीचर हूं? मुझे बता दो भाई। मैं इतनी मोटी तनख्वाह देके कॉल सेंटर बिठा रखा हूं, वहां कर लो बातचीत है। तुम जिस चीज के लिए आए हो ये है, बाकी ये पीडीएफ मिलना, ये नोट्स मिलना, ये तो इतनी कॉमन चीज है, कहीं से भी मिल जाएंगे। नेट पर सर्च मारोगे ना 10 बुकलेट निकल के आ जाएंगी। इतनी दुकानों में किताबें रखी हुई हैं, सब की सब बेचने के लिए रखी हैं और सबने बहुत दिमाग से लिखी हैं, कोई सी भी पढ़ लेना। समझना मुसीबत होता है मेरे भाई। ये जो मैं आपको बोलते बोलते चीजें बोलता हुआ निकल जाता हूं ना इतनी सारी, इनको निकाल, इनके लिए खुद ने इतने साल अध्ययन किया तब जाके कंक्लूजन देता हूं मैं आप लोगों को। पढ़ के पढ़ाना बहुत आसान है, ये कि ये पढ़ ले ये पढ़ ले तो हो जाएगा। मैं ल्यूसेंट नहीं पढ़ा रहा। ल्यूसेंट का मास्टर पढ़ाते पढ़ाते आपको ये 10 चीजें कंक्लूजन में नहीं बता पाएगा। कुछ लाभ ले लो पढ़ाई का मूर्खों। यहां पे पूरी की पूरी जिंदगी की पढ़ी हुई क्रक्स आपके साथ साझा कर देता हूं मैं। पता नहीं किस लेवल के लोग बाग हैं, कोई मतलब ही नहीं है जीवन में चल क्या रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। वेस्टर्न घाट से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना ये समझ में आ गया होगा। अब ये डेक्कन प्लेट्यू मैंने 3 जगह बताई, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना टाइप से मैंने जगह बताई। इन तीनों के आधार पर हमने आंध्रा से तो अब क्या बन गया, आंध्रा से निकल के तेलंगाना बना है, तो आंध्रा और तेलंगाना में भी अब प्लेट्यू का विभाजन हो चुका है। दक्कन के पठार में ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पे 3 राज्य आ गए भाई। इधर की तरफ कर्नाटक था, कर्नाटक का एक किनारा तो वेस्टर्न घाट में, तो उसके जो पीछे वाला क्षेत्र है वो कर्नाटक का पठार है। तो इसमें क्या क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद में आंध्रा हो गया, आंध्रा के बाद में कर्नाटका हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका। महाराष्ट्र का पठार ये भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। अब इसी बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। है क्या यार, तुम लोगों को पढ़ा करके ना खुशी का एहसास हो, वो माहौल तुम लोग भी तो दे दिया करो। एक लाइन में ये बात समझ में आ गई। अब किसी को ये पता नहीं चलता कुछ। मैंने जब कहा कि वेस्टर्न घाट पर ये जगह, इस जगह पर काजू की खेती होती है, कारण बताया था काजू की खेती वहां क्यों होती है, चाय की क्यों होती है, कॉफी की क्यों होती है, बताया है कारण। कपास की खेती, एग्रीकल्चर साथ में निमट रहा है, सॉइल साथ में। जब मैं कंटेंट दूंगा ना तो वहां पर यही पढ़ाऊंगा, पढ़ लिया ये देखो, ये पढ़ लिया है। एक लाइन में सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपके ऊपर है महाराज। दक्षिण भारत की 3 प्रमुख नदियां, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रही गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। 3 बड़ी नदियां हैं जो शुरू होती हैं वेस्टर्न घाट से और जाकर गिरती हैं पूर्वी घाट की तरफ। उनमें से गोदावरी और कृष्णा और कावेरी, इन नदियों के बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के प्लेट्यू से होकर गुजरती है। क्या बुराई है इसमें? ठीक है, इन नदियों के बारे में कि इनकी सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती क्या है, फलाना क्या है, ये सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अच्छा यह हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था, किसी भी पठार के बारे में जिक्र हो तो क्या क्या पता हो हमें, वो कौन से राज्य में है, दूसरा वहां से कौन सी नदी निकलती है, तीसरा वहां पर क्या माइंस मिनरल मिलता है, या फिर वहां पर कौन सी चीज पैदा होती है। यही बताया था, याद कर लोगे। देखो मेरे दिमाग में आप लोग चल रहे होते हो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी लेवल पर, मैं ये ध्यान ही नहीं देता कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हो, ये आपकी परेशानी है। मैं आपसे क्या चाहता हूं ये मेरी परेशानी, और मैं वही देना चाहता हूं। मेरा जैसा ऑनेस्ट आदमी, मैं प्रामाणिकता के साथ ये कह सकता हूं कि शायद ही, मतलब ऑनलाइन, क्योंकि मैं औरों को भी देखता हूं, मैंने अपनी जो सबसे बड़ी कमाई बनाई है ना, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आपको बच्चों का प्यार क्यों मिलता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे से पूछा जाने वाला, जब ऑफ कैमरा लोग मुझसे बात करते हैं। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं जितना कैमरे पर ऑनेस्ट हूं उतना ही रियल लाइफ में ऑनेस्ट हूं। और ऑनेस्टी का मतलब होता है कि अपना सर्वस्व नौछावर करने की स्थिति रखता हूं। कभी मन में यह लालच नहीं रहता कि यदि इसको ये चीज दे दी या इसको ये ज्ञान दे दिया तो ये क्या बन जाएगा।
और इस दुनिया के अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने पास ज्ञान का, इन सब का संचय करके इसलिए रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं ये दे दिया किसी को तो यार वो ज्ञानी हो जाएगा। अरे मैंने कहा यार ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, लो बांटो। मैं आपको अपने जीवन के सार देता हूं जब इन चीजों को पढ़ाता हूं मेरे भाई, ये हल्की चीजें नहीं है। लेकिन हां, जिस दिन कोई एग्जाम निकालोगे तब मेरी याद आएगी। ऐसे ही चाय की थड़ी पर बैठकर बकवास करने के लिए मेरा ज्ञान काम का भी नहीं है। आंध्रा का पठार, कृष्णा नदी इस पठार को विभाजित करती है। देखो अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने दामोदर नदी के बारे में पढ़ा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट रही थी, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। ऐसे ही गोदावरी और कृष्णा किससे निकल कर आ रही है? देखो पूरा की पूरा ये दक्कन प्लेट्यू है। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। इसके बाद में दूसरा जो पठार निकल कर आया वो आंध्रा का पठार था। आंध्रा का पठार, उसको कृष्णा नदी, ये रही कृष्णा नदी, वो उसे दो भागों में बांट रही है। ठीक है, ठीक है, कृष्णा नदी दो भागों में बांटती। कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है तेलंगाना का पठार, उत्तर की तरफ तेलंगाना। दक्षिण में स्थित है रायलसीमा का पठार। लो जी, अब देखो नदी के आधार पर, मैंने आपसे कहा था ना नदियां याद रखनी है, तो उत्तर में तेलंगाना, दक्षिण में रायलसीमा। रायलसीमा आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख क्षेत्र है। तेलंगाना राज्य है, आपको पता है। और जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा बोले तो इस तरफ का जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र, ये सीमांध्र कहलाता है, आंध्रा की सीमा। तो देखो ऊपर की तरफ तेलंगाना, नीचे की तरफ वाला क्षेत्र रायलसीमा, और इस तरफ का क्षेत्र रायलसीमा के बाद में आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग पूर्वांध्र। तो पूर्वांध्र करके तीनों के तीनों क्षेत्र। तो देखिए तीन प्रकार से आपने दक्कन पठार को पढ़ लिया, तीनों का हो गया। पेनेरू, अब देखिए सीमांध्र है ये, है ना। पेनेरू इस पठार में बहने वाली अन्य प्रमुख नदियों में से एक है। तो अब इसको हम मैप पर देख लें एक बार। मैप पर दिखा दिया, मैं एक बार दिखा देता हूं, एक बार रुकिए। इधर देख लीजिए, ये गोदावरी रिवर, ये कृष्ण रिवर, ये पूरा की पूरा आपका दक्कनवर्ती क्षेत्र हो गया। इसका मैप इन्होंने डाला नहीं। देखो तेलंगाना का पठार यहां दिख रहा है आपको। मैं इसका एक मैप और गूगल कर लेना, वैसे मैंने बता दिया, उसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आखिरी जो दक्कन पठार के साथ जुड़ी हुई चीज है वो क्या है? अब वो आखिरी चीज बचती है कर्नाटक का पठार। तीन पठार थे जो हिस्सा बने दक्कन के पठार का। कौन कौन से? जैसे आपने उच्च भारत, मध्य उच्च भारत का पठार पढ़े थे, जिसमें चार भाग पढ़े थे ना, मेवाड़ पढ़ा था, मालवा पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको, है ना, बुंदेलखंड वगैरह। ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है, दक्कन के पठार के अंदर तीन पठार, महाराष्ट्र का पठार, आंध्रा का पठार और कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र का पठार हमने पढ़ लिया। फिर हम बात आए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के पठार के दो हिस्से हमने देखे। दो हिस्से कौन से देखे? हमने देखा कृष्णा नदी किस तरह से बांट रही है। कृष्णा नदी ने एक तरफ रायलसीमा बना दिया, हमने पढ़ लिया। एक तरफ तेलंगाना बना दिया, हमने पढ़ लिया। जहां बॉर्डर पर जाकर टच हो रही है वो हमने आंध्र प्रदेश की सीमा का क्षेत्र है, तो सीमांध्र के नाम से पढ़ लिया। अब कर्नाटक यानी वेस्टर्न घाट वाली साइड का जो क्षेत्र है, वहां पर बेंगलोर के आधार पर उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ बेंगलोर का पठार और नीचे की तरफ मैसूर का पठार। बेंगलोर के पठार पर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहती है। तो अब आप कहेंगे सर गजब है, महाराष्ट्र के पठार पर भी कृष्णा नदी बह रही है? दूसरा जो आपने तेलंगाना का पठार, आंध्रा का पठार बताया, उस पर भी कृष्णा नदी बह रही है, और इस पर भी। तो भाई तीनों के तीनों दक्कन पठारी तो हैं, क्षेत्र के आधार पर जगह बटी हुई है। ठीक है, तथा मैसूर के पठार पर कावेरी नदी बहती है। हमने तीन नदियां पढ़ी थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये रही कावेरी नदी। तो दक्षिण की तरफ जब आप चलेंगे तो नीचे की तरफ मैसूर का पठार हो गया, ऊपर की तरफ तेलंगाना का पठार हो गया। बोलिए साहब, यहां तक किसी को कोई परेशानी, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ठीक है, बाकी माइंस, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, सॉइल, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, वो इसी का हिस्सा होंगी, और वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाकर कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।